Yes, this is the last video of chapter number 8 of history. The topic is education as a civilizing mission. कि education को अब civilizing mission के हिसाब से कैसे देखा गया. Until the introduction of Education Act in 1870, there was no widespread education for the population as a whole for most of the 19th century. So जो भी, तो यहाँ पर आप पे क्या बोला जा रहा है कि 1870 तक तो कोई भी इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड, इतना ज़्यादा एजुकेशन में स्प्रेड वगैरह नहीं था. ठीक है, मतलब पूरी पॉपुलेशन के लिए 1870 तक कोई भी इतना ज़्यादा इंतज़ाम वगैरह नहीं हुए थे एजुकेशन देने के लिए. और चाइल्ड लेबर बीइंग वाइडली प्रिवेलेंट, पुअर children could not be sent to school for their earning was critical for the survival of the family. तो जो चाइल्ड लेबर थी, जो बाल मजदूरी वगैरह अभी भी हो ही रही थी, और साथ में जो गरीब बच्चे थे वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनकी जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा कम थी और वो तो अपने मतलब फैमिली को सर्वाइव भी नहीं करवा पाते थे. यानी कि उनको जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो उन्हें वो भी नहीं दे पाते थे, तो वो किस तरीके से अपना स्कूल अपने बच्चों को भेजते. द नंबर ऑफ स्कूल्स वॉज ऑल्सो लिमिटेड टू दोज रन बाय द चर्च, और चर्च के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे थे, यानी कि जो मिशनरी एक्टिविटीज़ वगैरह थी वो भी बहुत कम थी. स्कूल्स जो बहुत लिमिटेड थे जो चर्च के द्वारा चलाए जाते थे, और सेटअप बाय वेल्दी इंडिविजुअल्स, कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हैं उनके थ्रू जो इंस्टीट्यूशंस चलाए जाए ऐसा बहुत ही कम था जो आपको सस्ते में पढ़ा दें बहुत कम पैसों में. सो ये चीज़ें वहाँ पर एट दैट टाइम इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती थी. इट वॉज ओनली आफ्टर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ द एजुकेशन एट द act that schools were opened by the government and compulsory education schooling was introduced. तो यहाँ पर क्या आया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन एक्ट आया, उसके बाद ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट को सभी स्कूल्स वगैरह को खोलना था और ये कंपलसरी हो गया था कि सभी बच्चों को एजुकेशन अब देनी ही देनी है, चाहे उनके पास पैसे हैं चाहे नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स उसके बाद ही बनाए गए. One of the most important educational thinkers of the period was Thomas Arnold, who became the headmaster of the private school Rugby. So इसमें से एक important educational thinkers थे आपके थॉमस आर्नोल्ड, जो कि आपके हेडमास्टर थे प्राइवेट स्कूल रग्बी के, और फेवरिंग ए सेकेंडरी स्कूल करिकुलम which had a detailed study of the Greek and Roman classics written 2000 years earlier, he said. तो अब उन्होंने क्या कहा था वो देख लेते हैं कि एक सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में उन्होंने एक डिटेल्ड स्टडी की थी, मतलब ग्रीक और रोमन क्लासिक्स के हिसाब से जो 2000 सालों पहले लिखी गई थी. उसमें क्या कहा गया था कि इट हैज़ ऑलवेज सीम्ड टू मी वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी जनरली परस्यूड इन आवर इंग्लिश स्कूल्स दैट इट ड्रॉज आवर माइंड सो कंटिन्यूअली टू डिवेल अपॉन द पास्ट. सो यहाँ पर ये देखा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश स्कूल्स के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं जो हमारे माइंड्स में अभी भी हैं. एंड एवरी डे वी आर एंगेज्ड इन स्टडिंग द लैंग्वेजेस, द हिस्ट्री एंड द थॉट्स ऑफ मैन लिव्ड नियरली और मोर देन 2000 ईयर्स अगो. तो 2000 साल पहले सब्जेक्ट्स अभी भी हैं हमारे पास. आर्नोल्ड फेल्ट दैट द स्टडी ऑफ द क्लासिक्स डिसिप्लिन्ड द माइंड. तो वो क्या सोचते थे कि अगर क्लासिकल सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं तो इनकी वजह से हमारे माइंड में एक डिसिप्लिन आ जाता है. इनफैक्ट मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द टाइम बिलीव्ड दैट सच अ डिसिप्लिन वाज नेसेसरी बिकॉज यंग पीपल वर नेचुरली सैवेज एंड नीडेड टू बी कंट्रोल्ड. तो ज़्यादा से ज़्यादा ये देखते थे कि सारे मोस्ट एजुकेटर्स जो है वो ये देखते थे कि उस टाइम में कि अगर डिसिप्लिन है पर्सन में तो वो सबसे अच्छी बात मानी जाएगी. जो यंग पीपल हैं वो नेचुरली, जो यंग पीपल हैं दे वो नेचुरली वो अच्छे से अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, और साथ में कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है यंग पीपल के ऊपर. टू बिकम सिविलाइज्ड एडल्ट्स दे नीडेड टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज़ नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि भाई सोसाइटी में क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, ये उनको एज अ सिविलाइज्ड पर्सन या सिटीज़न बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ये नीड थी. प्रॉपर और इम्प्रॉपर बिहेवियर उन्हें बताना, और एजुकेशन स्पेशली वन विच डिसिप्लिन्ड देयर माइंड वॉज मीन टू गाइड देम ऑन दिस पाथ. और एजुकेशन साथ में उन्हें अच्छे से मिल सके, उनका माइंड अच्छे से डिसिप्लिन हो सके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि उन्हें एक अच्छी दिशा मिल सके कि आगे जाकर उन्हें क्या करना है कैसे करना है. कैन यू सजेस्ट हाउ सच आइडियाज़ माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड थिंकिंग अबाउट एजुकेशन ऑफ द पुअर इन इंग्लैंड एंड ऑफ द नेटिव्स ऑफ द कॉलोनीज. अब आगे को आपसे कुछ सजेशंस मांगा गया है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ने वाले हैं.
आगे देखिए मैच द फॉलोइंग में कि विलियम जॉन्स देखा जाए, विलियम जॉन्स क्या करते थे, वो रिस्पेक्ट करते थे एंशियंट कल्चर्स की। रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो लर्निंग इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है ना, ये ऐसा चाहते थे। फिर थॉमस मैकले की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने प्रमोशन किया था ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। महात्मा गांधी जो थे वो क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ये नहीं चाहते थे इसको। और पाठशाला कौन चलाते थे, गुरुज भी चलाते थे। फिर आपके ट्रू फॉल्स हैं, आगे देखिए। जेम्स मिल वॉज अ सेवरी क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, तो इट इज़ ट्रू, क्योंकि जेम्स मिल जो थे ओरिएंटलिज्म के खिलाफ थे। In the 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India. So it is false actually. Mahatma Gandhi thought that promotion of literacy was the most important aim of education. ये तो गलत है। Rabindranath Tagore felt that children ought to be subjected to strict discipline. It is also false. So we have to do questions. Question number 3 इधर देखिए, why did William Jones feel the need to study Indian history, philosophy and law? इसका आंसर अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। दैट विलियम जॉन्स फेल्ट द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड लॉ बिकॉज। अब आगे चलते हैं, या बेटे मैं क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर देती हूँ, अलग से हो जाएगा।